नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और आपको मैंने कल ही बोला था कि अगले 24 घंटे के अंदर एक धमाकेदार खबर आपको मैं बता सकता हूं रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई, क्योंकि अब जो लंदन के अंदर हुआ है वो साबित कर रहा है कि रशिया के ऊपर अब पूरे 20 यूरोपियन देश मिलकर कुछ लंदन में ऐसी खिचड़ी पका चुके हैं जो ट्रंप के लिए एक बहुत घातक नुकसान पहुंचा सकती है। ये बात मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि लगभग लंदन में मौजूद 20 यूरोपीय देशों ने जो फैसले किए हैं और जो बयानबाजी की है उससे साफ साबित होता है कि एक भी देश जो है वो यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि इस मीटिंग में, लंदन में हुई इस मीटिंग के अंदर जो सबसे बड़ी मीटिंग बताई जा रही है यूरोपीय देशों की, उसमें यह साबित करने की कोशिश की गई है कि यूक्रेन झुकने वाला नहीं है, पुतिन चाहे कितने भी हमले कर लें। हैरान करने वाली बात यह है कि ट्रंप ने इस मीटिंग के ऊपर कोई बड़ी टिप्पणी नहीं की है, किसी अमेरिकी अधिकारी ने कुछ खुलकर इस पर बोला ही नहीं है। सब लोग यही बोल रहे हैं कि ये पूरी तरीके से ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी का जो एक प्रोपेगेंडा है या जो उनकी प्लानिंग है वो पुतिन रूस के खिलाफ है। अभी मैं आपको इस खबर की पूरी डिटेल बताऊंगा, लेकिन इससे जुड़ी 3 से 4 बड़ी खबरें आप पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए, फिर आपको पूरा माजरा समझ में आएगा कि आखिर लंदन से लेकर वॉशिंगटन तक और वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को के बीच में ये आखिर चल क्या रहा है। सबसे पहले आपको ये बता दें कि अभी इस रिकॉर्डिंग से ठीक कुछ घंटे पहले, लगभग 3-4 घंटे पहले, रूस का एक बहुत तगड़ा हमला कीव के अंदर हुआ है, यूक्रेन की राजधानी। और ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस पूरे इलाके के अंदर रशिया ने 9 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए हैं, जिसमें इस्कंदर M मिसाइल जो है, बैलिस्टिक मिसाइल है, उसका इस्तेमाल हुआ है। और दावा किया जा रहा है शुरुआती खबरों में कि 4 से ज़्यादा यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं। हालांकि हताहत लोगों की जो संख्या है वो अभी काफ़ी बढ़ेगी, ऐसा वहां के लोकल मेयर का कहना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि टॉमहॉक मिसाइल को लेकर ट्रंप जो है वो कन्नी काट रहे हैं और इससे झन्नाए और बिलबिलाते हुए जेलेंस्की ने लंदन में साफ बोला है कि अगर आज मेरे पास टॉमहॉक होती तो पुतिन जो होते वो मेरे सामने घुटनों पर बैठे होते। ऐसे बयान जेलेंस्की ने दिए हैं जिससे पुतिन का जो खून है वो खौलना स्वाभाविक है और आप इससे समझ सकते हैं इससे युद्ध भड़केगा, रुकेगा नहीं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्रांस ने 2 टूक कहा है पुतिन के खिलाफ और रशिया के खिलाफ कि हम अपने मिराज जेट, जो फाइटर जेट है मिराज फ्रांस के, वो हम यूक्रेन को देंगे और उससे अब रशिया के ऊपर हमले किए जाएंगे। ब्रिटेन ने बोला है कि भाई हम लोग जो हैं वो अब लंबी दूरी की मिसाइलें देंगे जो टॉम हॉक की मिसाइल की टक्कर की होंगी या टॉम हॉक जैसी मिसाइलें होंगी, वो ब्रिटेन अब यूक्रेन को देने को तैयार है। ये मीटिंग में फाइनल हुआ है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आग में जो घी का काम किया है वो नेटो के जो चीफ है मार्क रूट या रूटे, उन्होंने 2 टूक बोला है कि आज की तारीख में रूसी सेना बेहद कमज़ोर हो चुकी है, पुतिन के पास पैसा ख़त्म हो चुका है और उनके पास अब लड़ाई का कोई सिद्धांत ही नहीं बचा है और ऐसी स्थिति में अब पुतिन से बातचीत करना बेकार है, उनकी सेना को यूक्रेन से खदेड़ना होगा। ये बात मार्क रूटे ने ऐसे बोली है जैसे उनके लिए चुटकियों का खेल हो। अगर इतना आसान था तो 4 साल से वो कर क्या रही थी। नेटो तो शुरू से ही अगर आप देखा जाए तो यूक्रेन की मदद करता चला आ रहा है और नेटो के 27 देश अगर मिला लिए, वो 32 देश मिला लिए जाएं और यूरोपियन यूनियन के 27 देश मिला लिए जाएं तो ये संख्या 50 से ऊपर जाके निकलती है। 50 देश मिलकर भी आज भी यूक्रेन को जीत दिला नहीं पाए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रंप जो है वो एशिया के दौरे पे निकले हैं, जिसमें मलेशिया, उत्तर कोरिया और ताइवान, इन देशों का जापान, इन देशों का वो दौरा कर रहे हैं। और दौरा करने के दौरान जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि भाई पुतिन ने तो ज़बरदस्त धमकी दी है, परमाणु ड्रिल भी करके दिखा दिया है, आखिर आप कर क्या रहे हैं, आप इस पर क्या बोलेंगे, यूक्रेन को जिस तरीके से रशिया रौंद रहा है उस पर आप क्या कहेंगे। तो ट्रंप ने बोला कि देखिए मैं चाहता हूं कि जो जहां पे जितनी दूर तक लड़ रहा है वो अब वहीं पर फ्रीज हो जाए। उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है फ्रीज का मतलब है कि रशिया जहां तक अपनी पहुंच बना चुका है वो वहीं पे होल्ड कर दे, वो वहां पर अपना कब्जा बनाए रखे। यूक्रेन ने जो इलाके अपने दोबारा क्लेम किए हैं वो वहां पे रुका रहे और ये सीज फायर हो। ट्रंप ने एक बड़ी हैरान करने वाली बात की है, जो ऐसा लगता है कि जैसे वो उन्होंने जो कहते हैं ना रशिया की 2 बड़ी कंपनियों पे जो बड़े तगड़े प्रतिबंध लगाए हैं उसके ऊपर अब वो मरहम पट्टी करने में लगे हैं। आपको पता ही होगा कि लगभग 36 घंटे पहले ट्रंप ने रशिया की 2 बड़ी तेल कंपनी रोसनेफ्ट और ल्यूकोइल, इन दोनों को पूरी तरीके से फ्रीज कर दिया है। इनकी सारी संपत्तियां और इनकी सारी डील्स को कैंसिल करने के लिए उन्होंने साफ तौर पे बोल दिया है और इतने सख्त प्रतिबंध लगाए हैं कि अब ये दोनों रशिया की जो कंपनियां हैं वो बाकी देशों में अपने तेल को आसानी से बेच नहीं पाएंगी। और पुतिन इस प्रतिबंध हैं इसको उन्होंने सीधे
एक्ट ऑफ वॉर का मतलब यह है कि युद्ध जैसा आपने हम पर हमला किया है। ये ट्रंप को चेतावनी आज से अभी से करीब 24 से 28 घंटे पहले उन्होंने दी है। तो इसमें मैं आपको ये खबर बताने की कोशिश कर रहा हूं कि लंदन के अंदर आज जो कुछ भी हुआ और जिस तरीके से 20 देशों की एक मीटिंग होकर रशिया के ऊपर एक बड़े अटैक की जो प्लानिंग हो रही है, वो इस युद्ध को धीरे धीरे परमाणु युद्ध की तरफ लेती जा रही है। और रशिया ने शायद इसको भांप लिया था कि जेलेंस्की जो हैं वो अपनी जिद के चक्कर में पूरी दुनिया को या तो तीसरे विश्व युद्ध में फंसा देंगे या फिर एक ऐसा परमाणु युद्ध होगा जिसमें पूरी दुनिया जो है वो तहस नहस हो जाएगी। अभी की स्थिति ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को थोड़ा ठंडा करने की कोशिश की है और एयरफोर्स वन के अंदर जो उनका एयरक्राफ्ट है, जब वो एशिया के दौरे पर निकले और पत्रकारों ने पूछा कि यूक्रेन के ऊपर जो कब्जा हो रहा है और जो रशिया लगातार कब्जा करता जा रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि डोनबास जो इलाका है उसको रशिया को छोड़ना चाहिए? तो ट्रंप ने हंसते हुए बोला कि आप छोड़ने की बात कैसे कह सकते हैं? हम कैसे कह सकते हैं कि रशिया इतने बड़े इलाके को छोड़ दे, क्योंकि रशिया तो ऑलरेडी 78% जो इलाका है यूक्रेन का डोनबास उसको पूरी तरीके से कब्जा कर चुका है। यानी कि ट्रंप ये कहना चाहते थे पत्रकार के सवाल के जवाब में कि हम रशिया से ये नहीं कह सकते कि जो उसने बहुत बड़ा इलाका 78% डोनबास का जो जीत लिया है यूक्रेन को, उसको वो छोड़ देगा, और ऐसी उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। तो ट्रंप का ये जो बयान था वो एक तरीके से रशिया को मैसेज था कि भाई देखो, मैंने भले ही तुम पे बहुत ही सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं, लेकिन याद रखो जो आपने एक मांग की लिस्ट दी है जिसमें आप 4 प्रांत से 5 प्रांतों पर कब्जा चाहते हो, वो हमारे दिमाग में है और हम आपके उस होमवर्क पर लगे हुए हैं, हम आपके कब्जे को पीछे नहीं हटाएंगे। इस तरीके का ट्रंप ने एक गुप्त मैसेज देने की अपनी तरफ से कोशिश की है, वो भी खुलेआम मीडिया के सामने। तो इससे साफ पता चलता है कि जो ट्रंप का युद्ध को लेकर दोहरा चरित्र है, चाहे वो टैरिफ वॉर को लेकर हो या युद्ध को लेकर हो, उसका ये एक जीता जागता उदाहरण है कि ट्रंप ने फिर से पलटी मारते हुए पुतिन को पुचकारना शुरू कर दिया कि भाई देखो, आपको मैं बता दूं, जो डोनबास का जो इलाका है वो डोनेस्क और लुहांस्क इन दोनों को मिला के बोला जाता है। जो डोनेस्क का इलाका है और जो लुहांस्क का इलाका है, उस बड़े इलाके को अगर आप देखोगे तो उसको मिला के हम डोनबास बोलते हैं। और डोनबास जो है वो पूर्वी यूक्रेन का एक बहुत ही मजबूत गढ़ माना जाता है। इसके अलावा ज़ैपोरिज़िया और खैरसान 2 प्रांत उसके और हैं जिस पे रसिया का 75% तक कब्जा हो चुका है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, लगभग 80% इलाका पूर्वी यूक्रेन का और दक्षिणी यूक्रेन का एक तरीके से पुतिन की मुट्ठी में है। अब सवाल ये उठता है कि पुतिन बार बार बातचीत करने को तैयार क्यों हैं? पुतिन क्यों कह रहे हैं कि देखिए, युद्ध अच्छा विकल्प नहीं है, अगर आप बातचीत करेंगे तो हम लोग फ़ायदे में रहेंगे। असल में पुतिन अच्छे तरीके से जानते हैं कि उनकी सेना ने जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन यूक्रेन में पिछले 4 सालों से चला रखा है वो ऑलरेडी सक्सेस हो चुका है, और उनका जो टारगेट थे 4 से 5 प्रांत वो एक तरीके से रशिया के कब्जे में है। अब क्या करना है? पेपर वर्क करना है। पेपर वर्क में क्या करना है? उसको पेपर बनने हैं, उसके सरकारी पेपर बनेंगे, उस पर दोनों या तीनों पक्ष, जैसे गाजा के अंदर समझौता हुआ उसी तरीके का एक सीज़फायर समझौता हो जिसमें जेलेंस्की आके साइन करें कि भाई ठीक है, हम सीज़फायर करने को तैयार हैं, ये जो इलाके हैं ये रशिया के हो गए, ये बचे हुए इलाके हमारे हो गए, हमें अब क्या है, नेटो की सुरक्षा मिलेगी या अमेरिका और यूरोप मिलकर अपनी एक शांति सेना को हमारे यहाँ भेजें, इस तरीके की बातें होंगी या समझौता होगा। ट्रंप जो है वो पुतिन को तो अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि पुतिन उनके प्रतिबंधों के ऊपर इतना तगड़ा रिएक्ट करेंगे कि कुछ ही घंटे के अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ी परमाणु ड्रिल कर दी, जिसके अंदर यार्स जैसी मिसाइलों का उन्होंने खुलकर इस्तेमाल किया और उसको काम चाटका महाद्वीप तक अपनी मिसाइल को गिराकर दिखाया। तो इससे साबित होता है कि जो रशिया के हालात हैं, जो रूस के हालात हैं, वो इतने भयंकर हो चुके हैं कि वो या तो लड़ेगा या तो मरेगा या मारेगा। आज पुतिन के सामने कोई चॉइस बची ही नहीं है। चॉइस का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर पुतिन अपने पीछे लौटते हैं जहाँ जहाँ उन्होंने कब्जा कर लिया है, तो उसका मतलब ये हुआ कि उनकी सेना ने जो बलिदान दिया है पिछले लगभग 4 सालों से वो व्यर्थ हो जाएगा और रशिया के अंदर पुतिन की भद्द पिट के रह जाएगी और विद्रोह तक हो सकता है, तख्ता पलट तक हो सकता है अगर पुतिन ने जरा भी अपने कदम पीछे खींचे। क्योंकि पुतिन ने क्या बोला था कुछ महीने पहले कि याद रखिए, रशिया के सैनिक यूक्रेन में जहाँ जहाँ अपने पैर जमा देंगे वो इलाका रशिया का होगा। इतना बड़ा बयान पुतिन पहले ही आज से 3-4 महीने पहले दे चुके हैं। अब ऐसे हालात में आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर डोनबास का 78% और
ज़ैपोरिज़िया और खैरसॉन का 75% इलाका अगर रूस ने जीत लिया है तो वो पीछे नहीं हट सकते। ये चीज़ अच्छे से ट्रंप जानते हैं। अब ट्रंप सिर्फ इतना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हम रशिया को ये मना लें कि भाई वो और आगे ना बढ़े। अब ट्रंप की कोशिश है कि रशिया बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़े, क्योंकि पुतिन को अब एक खुली छूट मिल गई है कि आप सभी लोगों ने हमारे खिलाफ जो है युद्ध शुरू कर दिया है, आपने हमारे ऊपर इतने सख्त प्रतिबंध लगाए हैं, वो किसी युद्ध से कम नहीं है। ट्रंप के जो तेल कंपनियों पर प्रतिबंध हैं वो बहुत ही भयानक है रशिया के लिए, क्योंकि इसमें दो बड़ी कंपनियों का नाम नहीं है, इसमें दो कंपनियों से जुड़ी हुई, मैंने आपको कल भी बताया था, 36 छोटी कंपनियां हैं और जिनसे हजारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं। कितनी ये आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि रशिया में जितना भी तेल का उत्पादन होता है, उसका आयात किया जाता है, उसकी मार्केटिंग की जाती है, उसका 50% अकेले यही दो तेल कंपनियां रोजनेफ्ट और लूक ऑयल, ये दोनों उसको काबू में करती हैं। अब जेलेंस्की ने लंदन में जाके क्या किया है, आग में घी का काम क्या किया है, वहाँ जाके उन्होंने एक अपनी लिस्ट जारी की और लंदन में आके बोला कि मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से अमेरिका ने इसके ऊपर रशिया पे इतना तगड़ा प्रतिबंध लगाया है, ऐसे ही पूरा यूरोप मिलकर रूस की सभी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दे। यानी कि जेलेंस्की वहां पे इस तरीके से अपनी मांगे रख रहे हैं कि जैसे बहुत बड़ा उन्होंने तोप मार के आए हैं रशिया के खिलाफ और उनकी हर बात हर कोई मानेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि यूरोप, अब सवाल उठता है कि यूरोप के जो देश हैं वो जेलेंस्की की हर बात में हाँ क्यों मिलाते हैं। इसके पीछे के दो रीज़न हैं। जेलेंस्की के साथ जो इस समय मीटिंग में लोग बैठे हुए हैं, उसमें से कई ऐसे नेटो देश हैं जो रशिया से लगती सीमा से हैं। उनकी मजबूरी है कि अगर आज उन्होंने यूक्रेन का साथ नहीं दिया तो कल को हो सकता है कि रशिया उनके ऊपर भी अटैक करे। इसलिए जेलेंस्की जो भी बात बोलते हैं उसमें वो हाँ में हाँ मिला देते हैं। अब सवाल आता है कि चलो जो नेटो देश रशिया से जुड़े हुए हैं और रशिया के बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, अगर वो हाँ में हाँ करते हैं तो समझ में आता है। लेकिन जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस जो काफ़ी दूरी पे हैं और अभी सीधे युद्ध में नहीं है, उनको ऐसा क्या लालच है कि वो यूक्रेन की हर बात में हाँ मिलाते हैं। इसके पीछे की दो वजह हैं। आपको एक कहते हैं ना, एक एनालिसिस को आप समझिए। पिछले 9 से 10 महीने हो गए ट्रंप को सरकार बनाए हुए। ट्रंप सरकार को आए 9 से 10 महीने हो गए और जब ट्रंप सरकार आ रही थी तो ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही बोला कि मैं 24 घंटे के अंदर इस युद्ध को समाप्त कर दूंगा। अब आप देखिए आज 9-10 महीने के बाद हालात क्या हैं कि 9-10 महीने में जो रशिया था उसने 5000 वर्ग किलोमीटर का इलाका एक्स्ट्रा जीत लिया है ट्रंप के आने के बाद। और ट्रंप क्या कर पाए, ट्रंप 9 से 10 महीने में 1 इंच जमीन यूक्रेन की आज़ाद नहीं करा पाए हैं रशिया से, या छीन नहीं पाए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रंप ने पूरा जोर लगाया, नेटो ने पूरा जोर लगाया, यूरोपियन देशों ने पूरा जोर लगाया, लेकिन रशिया की बढ़त को कोई रोक नहीं पाया। हालांकि धीमा तो किया है लेकिन रोक नहीं पाया है। आज मार्क रूटे ने जो अपनी झल्लाट दिखाई है, लोग उनसे पूछ रहे हैं कि आप नेटो के चीफ हो, चीफ के नाम पे आपने करा क्या। आप एक कहते हैं ना 1 इंच जमीन रशिया से छीन ही नहीं पा रहे यूक्रेन की, वो उल्टा लगातार कब्जा करता चला जा रहा। अकेले सितंबर महीने में हमने आपको पहले भी बताया था 447 वर्ग किलोमीटर का इलाका यूक्रेन का कब्जा कर लिया रशिया ने। अब यहाँ आता है कि आखिर जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस का ऐसा क्या मोटिव है जो यूक्रेन को हर चीज़ देने को तैयार है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जो है वो है नेटो का वो बजट जिसको अभी ट्रंप ने अपनी जिद के चलते बढ़वाया था। वो क्या था बजट, नेटो का 5% का जो रक्षा बजट था वो ट्रंप ने दबाव डाल के 32 देशों से कहा कि अब आप लोग अपने अपने रक्षा बजट का 5% हमको देंगे और उससे हम नेटो के लिए नए हथियार खरीदेंगे। अब आपको अच्छे से पता है कि जो 32 देश हैं उसमें से मुट्ठी भर 6 या 7 देश ऐसे हैं जो बड़े पैमाने पर डिफेंस इंडस्ट्री को काबू में करते हैं, जिसमें अमेरिका नंबर 1 हो गया, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन। ये 4 जो हैं वो मुख्य देश हैं जो हथियारों को बड़े पैमाने पर सप्लाई करते हैं नेटो के नाम पर। तो यहाँ पर जो अरबों खरबों का खेल चल रहा है, इसीलिए उसको हथियाने के लिए फ्रांस भी हाँ में हाँ मिला रहा है। वो अपने मिराज देने को तैयार हो गया, वो अपनी मिसाइलें देने को तैयार हो गया, तोपखाना देने को तैयार हो गया, सीजर तोपखाना जर्मनी देने को तैयार हो गया। वो क्यों दे रहा है, उसको अच्छे से पता है कि यूक्रेन आज की स्थिति में उनको पैसा नहीं दे पाएगा, वो पैसा उनको नेटो की तरफ से मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए क्या खेल चल रहा है। अगर मैंने अपने 5 रुपए जमा किए नेटो के नाम पर और मैंने 10 रुपए का अपना हथियार नेटो को ही बेच दिया तो मेरे को 5 रुपए का फायदा हुआ। तो यहाँ पर फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी यही चाहते हैं कि जैसे अमेरिका 20-20 रुपए कमा रहा है 5 रुपए दे के, हम क्यों ना 5 रुपए डाल के 10 रुपए कमाएं और जो नेटो के बाकी जो बचे हुए कहते हैं ना 25 या 26 देश होंगे वो सिर्फ पैसा देते रहेंगे, बाकी ये 5-6 जो देश हैं वो नेटो के नाम पर पैसा लेते रहेंगे और यूक्रेन को कबाड़ टाइप के हथियार बेचते रहेंगे। आपको पता ही होगा
कि अभी कुछ ही दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें दावा किया गया था कि यूक्रेन को कबाड़ टाइप के टैंक जर्मनी ने पुराने बेच दिए, जो रखे हुए थे, जो म्यूजियम में रखे गए थे, वो टैंक बेच दिया, उसका पैसा ले लिया। अभी का आपको लेटेस्ट बता रहे हैं कि ईयू की जो चीफ हैं उन्होंने बोला है कि 3 लाख बम जो हमको यूक्रेन को देने थे अटैक करने के लिए, वो अब ईयू यानी कि यूरोपियन संघ नहीं दे पाएगा, क्योंकि हमारे पास क्राइसिस हो गई है बड़े बम की। अब बड़े बम जब मिलेंगे नहीं तो यूक्रेन लड़ेगा कैसा। अब यूक्रेन के पास एक ही, जेलेंस्की को भी अच्छे से पता है कि मेरे को ये लोग तभी हेल्प करेंगे जब मैं ये दिखाऊंगा कि जो यूक्रेन का हाल हो रहा वही आपका होगा। इसीलिए वो जो कहते हैं ना खौफ का जो बिजनेस चलाया है वो जेलेंस्की चला रहे हैं, और जो युद्ध के डैडी बने हुए हैं वो हैं ट्रंप। और रही सही जो कहते हैं ना कसर थी वो मार्क रूटे ने पूरी कर दी। उन्होंने बोला कि जो भी ट्रंप बोलते हैं वही सत्य होता है। तो अब सत्य तो हो गया, लेकिन उस सत्य का जो सच्चाई है, जो उसकी तस्वीर है, वो पुतिन दिखा रहे हैं। पुतिन ने बोला कि अगर ज़्यादा चक्कर में पड़ोगे तो याद रखना अभी तो मैं बातचीत की बात कर रहा हूं, फिर बातचीत की बात ही नहीं रहेगी, और उसके बाद पूरा जो खेल है वो मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। आप पुतिन के कॉन्फिडेंस का इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रंप ने पूरे ताकत के साथ एक कहते हैं तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया। ट्रंप ने हर तरीके से रशिया के ऊपर कहते हैं प्रेशर डाला। ट्रंप ने चीन, भारत, ब्राज़ील समेत कम से कम 10 देशों पर यह प्रेशर डाला है कि आप रूस से तेल नहीं लेंगे। तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, तरह तरह के टैरिफ लगाए जा रहे हैं। उसके बावजूद पुतिन का एक विशेष दूत किरिल दिमित्रेव इस समय कहाँ है? वॉशिंगटन के अंदर पहुंचा है, और पूरा चौड़ा होकर उसने सीधा सीधा बोला है कि ट्रंप और पुतिन की कोई भी मीटिंग रद्द नहीं हुई है और ये मीटिंग होगी। आप ये कब की खबर है? ये खबर मुश्किल से 18 घंटे पहले की है, जब किरिल दिमित्रेव आए और उन्होंने वॉशिंगटन में मीडिया के सामने बोला कि मुझे अमेरिकी अधिकारियों ने बुलाया है, मेरी मीटिंग पहले से तय थी, मैं पुतिन की तरफ से विशेष दूत हूं जो सारी बातें करेगा। और उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि याद रखिए रशिया, अमेरिका और यूक्रेन एक सार्थक कहते हैं ना समझौते की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और ये उम्मीद से अच्छा है। अगर किरिल दिमित्रेव वॉशिंगटन में यानी कि अमेरिका की छाती पर चढ़कर इस तरीके का बयान दे रहे हैं तो कुछ तो वजन होगा ना। कोई भी विशेष दूत इतनी बड़ी बात, जो कहते हैं ना अधिकारी होता है वो कभी भी लब्बाजी नहीं करता है, वो ठोस बातचीत के आधार पर अपने बयान देता है। नेता एक बार को इधर उधर की कर सकते हैं, ट्रंप इधर उधर की कर सकते हैं, लेकिन पेंटागन के अधिकारी या वॉशिंगटन के अधिकारी इस तरीके की लब्बाजी नहीं करते हैं। और यही स्थिति किरिल दिमित्रेव की है, जो पुतिन की तरफ से दावा कर रहे हैं कि आप देखिए रशिया की बातों को माना जाएगा और हम अपनी बातों को मनवाएंगे। अब स्थिति ये आती है कि अगर रशिया को युद्ध रोकना पड़ा तो स्थिति क्या होगी। आज की स्थिति ये है कि लगभग 5 प्रांत जो हैं, हम पहले भी आपको बता चुके हैं, वो रशिया के कंट्रोल में आ चुके हैं। अब सवाल उठता है कि जेलेंस्की क्या करेंगे, जेलेंस्की को मिलेगा क्या? जेलेंस्की की नाक बचाने के लिए, उनका सम्मान बचाने के लिए ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि ट्रंप चाहते हैं कोई एक ऐसी साझा एक सेना बन जाए जो यूक्रेन के अंदर आ जाए और रशिया के अटैक से उसको बचाए। इसके ऊपर भी ट्रंप, जो पुतिन है, वो मानने को तैयार नहीं है। उनका साफ कहना है कि हम आपको लिखित गारंटी देंगे कि यूक्रेन के ऊपर किसी भी तरीके का कोई आगे से अग्रेशन नहीं होगा और ना ही रशिया कोई आगे कार्रवाई करेगा। बस हमको हमारे 4 से 5 प्रांत दे दो, उसके बाद सब चीज़ें खत्म। हमसे किसी भी तरीके का खतरा नहीं है। हम यूक्रेन को नेटो का सदस्य नहीं बनने देंगे। हम उसको यूरोप की जो परमाणु छतरी है या उनका जो सेना की जो छतरी अम्ब्रेला है उसका हम आवरण या कवच नहीं ओढ़ने देंगे। यूक्रेन अपनी फौज बनाए, अपने हथियार बनाए, जो उसको करना है वो करे, लेकिन हम उसको यूक्रेन को यूरोप नहीं बनने देंगे, ना नेटो बनने देंगे, और ना ही कहते हैं ना अमेरिका का पिछलग्गू कहते हैं एजेंट के रूप में वहाँ पे रखेंगे। तो ये जो ट्रंप की जिद है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से है। और एक चीज़ आप समझ लीजिए, ट्रंप जो हैं वो 2028 में फिर से चुनाव लड़ रहे होंगे अगर राष्ट्रपति बनने के लिए, लेकिन पुतिन के सामने ऐसा कोई संकट नहीं है। वो आराम से 2035 तक राष्ट्रपति रह सकते हैं जब तक उनके अंदर शारीरिक क्षमताएं हैं, क्योंकि उन्होंने इस तरीके का पहले ही से अपने अरेंजमेंट कर लिए हैं कि रोज़ का इलेक्शन, ये रोज़ राष्ट्रपति चुनना हटाओ। पहले एक सिंगल माइंड से अपने देश की तरक्की करो, उसके सारे बड़े बड़े एजेंडे को साफ करो। इसीलिए पुतिन चाहते हैं कि मैं कम से कम 2035 तक कम से कम अखंड रूस के आधे मिशन को तो पूरा कर लूँ। पुतिन को बड़ा कचोटता है कि उनका रशिया को तोड़ा गया 17 हिस्सों में, 90-91 के दशक में जिस तरीके से तोड़ा गया, उससे पुतिन को बहुत ज़्यादा दुख है। और वो यही चाहते हैं क्यों ना मैं अपनी उन सरहदों को वापस हासिल करूं जो कभी रूस की शान हुआ करती थी। आज भी अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो रशिया बहुत बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा कहते हैं ना भूभाग उसी के पास है। लेकिन पुतिन को कहना है कि हमारा भूभाग से मतलब नहीं कि हमारे पास ज़मीन कितनी है, हमें यह है कि हमारी रशिया की मिट्टी, हमारे रशिया का जो खून था अलग अलग इलाकों में, उसको कैसे क्षति पहुँचा सकते हैं। इसीलिए
यही भावना यूक्रेन के डोनबास इलाके में है। इसी वजह से डोनबास का जो इलाका है, जिसमें हमने आपको बताया था डोनेट्स्क और लुहांस्क इलाका है, वहाँ पे रशियन भाषा वाले बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। बताते हैं कि 72 से 75% रशियन भाषा वाले लोग हैं और वो सब रूसी समर्थक हैं। इसीलिए रशिया ने वहाँ रूसी सेना ने वहाँ आसानी से कब्जा कर लिया। अब आपको बताएं, अभी की जो लेटेस्ट खबरें आई हैं उसमें सुन लीजिए कि क्या क्या कर रहा है। जब से ट्रम्प ने रशिया पे प्रतिबंध लगाए, उसके बाद से 82 मोर्चों के ऊपर रशिया ने धुआंधार अटैक किया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 14 हिमार्स रॉकेट उसने उड़ा दिए हैं, 2 पैट्रियट मिसाइल बैटरीज होती हैं उनको उड़ा दिया है। इसके अलावा यूक्रेन के जो ड्रोन हैं, आत्मघाती ड्रोन हैं, वो 111 के करीब रशिया ने तबाह करने का दावा किया है। और अगर पूछा जाए कि भाई यूक्रेन ने क्या किया है, तो यूक्रेन ने कुछ नहीं कर पाया है पिछले 24 घंटे के अंदर। हाँ, उन्होंने इतना जरूर दावा किया है कि उन्होंने मॉस्को तक अपने ड्रोन को पहुंचाया, वहाँ 1-2 अटैक किए हैं, तेल रिफाइनरी के ऊपर उसमें आग लगी है, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन याद रखिए कि रशिया जो है उसने सीधा बोला है कि आप हमें इन छोटे मोटे नुकसान से रोक नहीं पाएंगे। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि पिछले 3.5 से 4 महीने के अंदर यूक्रेन ने जो ड्रोन अटैक किए हैं, यूरोपियन ड्रोन से, अमेरिकन ड्रोन से और लैंसेट ड्रोन से, उससे रशिया की लगभग 36 में से 18 तेल रिफाइनरी जो हैं उनको भारी नुकसान हुआ है। और ऐसा यूक्रेनी सेना का दावा है और यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि हमने रशिया की 40% जो तेल क्षमता थी उसको कम कर दिया है। अगर तुमने 40% उसकी तेल क्षमता को कम कर दिया है तो फिर रशिया लड़ कैसे रहा है? अगर आपने रशिया को इतना भीषण नुकसान पहुंचा दिया है तो आप अपनी ज़मीन को छीन क्यों नहीं पा रहे हैं? अगर आप वास्तव में इतने मजबूत हैं, आपकी इतनी ताकतवर सेना है, तो 82 मोर्चों पर आपको रौंद कैसे रहा है रशिया? ये इसका जवाब जेलेंस्की के पास नहीं है। जेलेंस्की कहाँ से आंकड़े लेके आते हैं, किसके आंकड़े लेके आते हैं, समझ में नहीं आता। फिलहाल ISW की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक अब तक 2.5 लाख से ज़्यादा सैनिक रशिया के मारे जा चुके हैं। हालांकि उन्होंने यूक्रेन का आंकड़ा सिर्फ 1 लाख बताया है, लेकिन यह जरूर बोला है कि रशिया ने इतनी ज़्यादा संख्या में अपने सैनिक जरूर खोए हैं, लेकिन उसके एवज में, उसके बदले में उसने यूक्रेन का एक बहुत बड़ा इलाका कब्जा कर लिया है, जिसकी संख्या मैंने आपको कल भी बताई थी कि 27% जो इलाका है वो रशिया के कब्जे में है। अब सवाल उठता है कि आने वाले दिनों में होगा क्या, और ट्रंप जो हैं वो पुतिन से बातचीत क्यों करेंगे और कैसे करेंगे? इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि इस समय एशिया के दौरे पर ट्रंप निकल चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि जापान, मलेशिया और दक्षिण कोरिया इसके दौरे पर हैं। इसी दौरे के दौरान उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात होगी और उनका एक बयान आया है, वो भी उन्होंने एयरफोर्स 1 अपने एयरक्राफ्ट में ही दिया है। एयरफोर्स 1 उनका स्पेशल एयरक्राफ्ट है जो कहते हैं कि परमाणु हमले से भी सुरक्षित होता है। उसमें जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप क्या जिनपिंग से मीटिंग करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल करूँगा। और ट्रंप ने 2 टूक बोला कि मैं उनसे जिनपिंग से बोलूँगा कि वो ट्रंप को समझाएं और इस युद्ध को रुकवाने में हमारी मदद करें। ये ट्रंप का जो बयान है वो प्रतिबंधों के बाद का बयान है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ट्रंप को खुद लग रहा है कि उन्होंने गलत मौके पे गलत प्रतिबंध लगा दिए हैं। अब क्या कह रहे हैं, वो जिनपिंग की तरफ जा रहे हैं जिनके ऊपर वो 500% का टैरिफ लगाने को, रेयर अर्थ जो कहते हैं दुर्लभ धातुएं, उन पर लगाने की बातें कर रहे थे। उन जिनपिंग से, राष्ट्रपति जिनपिंग के सामने गिड़गड़ाएंगे ट्रंप और बोलेंगे कि भाई पुतिन को समझाओ, ये तो परमाणु युद्ध शुरू करने जा रहे हैं, यार्स मिसाइलों को उड़ा रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें तुम धड़ाधड़ मार रहे हो, परमाणु पनडुब्बियां आपकी दनादन मिसाइलें दाग रही हैं, इनसे हम कैसे निपटेंगे? क्रूज मिसाइलों को अंधाधुंध तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो अब जिनपिंग के सामने ट्रंप गिड़गिड़ाने जा रहे हैं मीटिंग में और वो इसका खुलेआम ऐलान भी कर रहे हैं। और आज उनकी नज़र में बोल रहे हैं कि जिनपिंग जो है वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से मुझसे बात करते हैं, वो मेरी हर बात मानते हैं। ट्रंप की आप मतलब भाषा तो सुनिए, शर्म आती है कि कोई राष्ट्रपति किसी राष्ट्रपति को पहले गालियां दे रहा था, फिर उसी राष्ट्रपति के सामने कुछ इस तरीके की बातें कर रहा है कि जैसा लग रहा है कि अब जिनपिंग ही उनके लिए सब कुछ है। अब तो वो ये भी बोल रहे हैं कि चीन से हमारा बहुत अच्छा बिजनेस भी हो जाएगा, चीन हमारी रूस और यूक्रेन युद्ध को रुकवाने में मदद करेगा। और जो जिनपिंग है वो पुतिन को समझाएंगे कि जहां पे जैसा युद्ध है उसको वहीं पर रोक दो। अब सवाल उठता है कि जो लंदन के अंदर गदर मचा हुआ है 20 यूरोपियन देशों का, वो क्या करेंगे? इसके बारे में 2 दावे किए जा रहे हैं। लंदन में एक पक्ष कह रहा है कि ये एक बड़ी वॉर के लिए लंदन में मीटिंग हो रही है, लेकिन दूसरा पक्ष कह रहा है कि ये एक तरीके से ट्रंप के ऊपर दबाव बनाने की, पुतिन पे नहीं ट्रंप पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है कि भाई देखिए, आप पुतिन के या जिनपिंग से मिलने जा रहे हो, कहीं ऐसा मत करना कि जिनपिंग को तुम कुछ समझा दो और वो पुतिन को समझा दें, उसके बाद समझौता हो जाए और हम लोग यहाँ पे खाली हाथ लिए खड़े रह जाएं कटोरा लेके। तो यूरोप को लग रहा है कि कहीं हमारे हाथ में कटोरा ना आ जाए, और क्योंकि ट्रंप का कोई भरोसा नहीं, कब कौन सा ऐसा
मुद्दा उठा दें, कौन सा ऐसा वादा कर दें, लेकिन याद रखिए कि जब तक पेपर वर्क नहीं होगा कुछ भी फाइनल नहीं है। चाहे कितने भी मुंह से जबानी बातें कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन यूरोप को सिर्फ एक ही डर है कि अगर हम बड़ी मीटिंग करके बता देंगे कि अगर अमेरिका हथियार नहीं दे रहा है तो यूरोप दे रहा है, तो इससे ट्रंप दबाव में आएंगे, उनकी साख को बट्टा लग सकता है कि आप यूक्रेन को छोड़कर भाग रहे हो और यूरोप उसका साथ दे रहा है। तो ऐसे में जो 20 यूरोपियन देश हैं, मैं क्यों लिख रहा हूं कि पुतिन के खिलाफ लंदन युद्ध, इस समय वास्तव में पुतिन के खिलाफ लंदन युद्ध हो रहा है, कोई यूक्रेन युद्ध नहीं हो रहा है। पूरे जेलेंस्की वहां बैठे हुए हैं, मजे की बात देखिए, बीच में बैठे हैं ब्रिटेन के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, उनके दाहिने हाथ की तरफ बैठे हुए हैं राष्ट्रपति जेलेंस्की, और उनके उल्टे हाथ की तरफ यानी कि बाएं हाथ की तरफ बैठे हुए हैं मार्क रूटे जो नेटो चीफ हैं, और सबके सब चेहरे उतरे हुए हैं। और इसमें क्या हुआ, लंदन युद्ध की जो मीटिंग चल रही थी उसमें पेरिस से कौन जुड़े, एम्यूल मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति, लेकिन जब बातचीत जैसी स्टार्ट हुई पता चला सबके फ्यूज उड़ गए, कोई भी टीवी नहीं चल रहा, कोई भी उनका जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी वो बिल्कुल फ्रीज होकर रह गई। ट्रंप तो बात कर रहे थे कि युद्ध को फ्रीज कर देंगे, यहाँ पे लंदन युद्ध में जो मीटिंग चल रही थी वही फ्रीज हो गई और बड़ी देर तक रही। उसका वीडियो आ गया रॉयटर्स के ऊपर और बड़ा वर्ल्ड में हंसी उड़ रही है कि देखो लंदन युद्ध में जो पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोला था उस मीटिंग को रूस ने ही फ्रीज कर दिया। ऐसा बोला जा रहा है कि रूस के कुछ खुफिया एजेंटों ने इस तरीके का कमाल करके दिखाया। उससे पहले भी इस तरीके के वाकये सामने आए हैं जब जेलेंस्की का कभी माइक बंद हो गया, कभी लाइटें गायब हो गई, कभी ट्रंप का स्विच ऑफ हो गया। और आज तो लंदन में जो मीटिंग हुई उसके अंदर पूरा सिस्टम ही उनका फेल हो गया। बड़ी देर तक लोग पूछते रहे कि आप मिस्टर कीर स्टारमर आप हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, आपकी आवाज़ हमको सुनाई नहीं दे रही है, ऐसा लगता है कि पीएम कीर स्टारमर खो गए हैं। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हुआ है और उस पर बड़े मीम्स बन रहे हैं, बड़ा तगड़ा तरीके से जोक्स बन रहे हैं। अब कुल मिला के स्थिति ये है कि जो मुझे लगता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुझे आज की जो खबर लगती है वो ये लगती है कि अगर वॉशिंगटन में खड़े होकर पुतिन का विशेष दूत किरिल दिमित्रिदेव अगर इस तरीके की दावे कर रहे हैं कि हम समझौते के करीब हैं और पुतिन और ट्रंप की मीटिंग होने वाली है, तो वाकई में मैं पुतिन को मानना पड़ेगा कि क्या पावरफुल बंदा है जो हर तरीके के प्रेशर को झेलने के बाद भी संयम रखा है। सिर्फ वो झलक दिखाता है, ट्रेलर दिखा रहा है, कोई अभी उसने भयानक अटैक किसी पे नहीं किया है और 4 साल से युद्ध के मैदान में लगभग 40 से 51 देशों के खिलाफ डटा हुआ है। तो ऐसे में रशिया को कम आंकना ट्रंप के बस की बात नहीं है। और आप देखिएगा अगले 24 से 26 घंटे के अंदर या हो सकता है 48 घंटे के अंदर ट्रंप की तरफ से कुछ ऐसे बयान आएंगे जिनपिंग से मिलने के बाद कि ऐसा लगेगा कि जैसे ट्रंप जो हैं वो पुतिन के सबसे अच्छे यार हैं और जो यूरोप है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगा और जेलेंस्की का जो चेहरा है वो चकोतरे की तरह फूला हुआ नजर आएगा और फिर वो वही रोएंगे कि हमें लोग धोखा दे रहे हैं, यूरोप ने हमारा साथ दिया, अमेरिका हमारा साथ नहीं दे रहा है। कुल मिलाकर अभी तक ना जेलेंस्की को टॉम हॉक मिली है ना फाइटर जेट मिराज मिले हैं। जब तक मिलेंगे तब तक तो शायद पूरा खेल पूरा हो जाएगा। और जो 150 ग्रिपिन जेट स्वीडन से डील की है उसको आने में अभी 10 से 15 साल लगेंगे। तो ये जो पेपर आप देख रहे हो जेलेंस्की के हाथ में, ये फ्यूचर में मिलेंगे उनको हथियार। और अगर आप पुतिन के हाथ में पेपर देखोगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि 78% डोनबास का इलाका जीत लिया और 75% इलाका खैरसॉन और क्या कहते हैं ना ज़पोरिज़िया का जीत लिया। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि पुतिन विन विन सिचुएशन में है और अगले कुछ घंटों के अंदर या 48 घंटे के अंदर इस युद्ध से जुड़ी जो भी बड़ी खबर आएगी वो मैं आपको बताऊंगा।